हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन जो चैप्टर हमारा सेकंड चला हुआ है, ठीक है, प्लस टू क्लास की जो वीडियो है, तो इसका लेक्चर नंबर हम 17 कर रहे हैं आज। तो इसकी दो प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव लोबिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, आप ये बोलोगे कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई लिक्विड सॉलिड की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट, जो वेपर प्रेशर है लिक्विड स्टेट का, वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के जो है क्या होगा, इक्वल होगा, तब हम कह सकते हैं कि वहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये सभी बच्चे जानते हैं कि जो आपका सॉलिड है, कोई भी सॉलिड होगी चीज, ठीक है, तो सॉलिड को जब हम हीट देंगे, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा, ठीक है। यानी कि वो बॉयल करना तो तब शुरू करेगा, पहले वो लिक्विड की फॉर्म में आएगा, फिर जाके वो वेपर प्रेशर देगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तब जाके थोड़ा सा जो है वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो हम पहले इसकी कर्व ले लेते हैं, जो सॉलिड की कर्व होगी। सपोज ये बिल्कुल डिक्रीज वाली कर्व बनानी है आपने, नीचे की तरफ आते हुए, तो कुछ इस तरह से ये कर्व आएगी आपकी सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिक्विड वाले फ्रीजिंग पॉइंट की, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसी कर्व, ऐसा वेपर प्रेशर जो इस कर्व को काट देगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये लिक्विड का जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखो, जो लिक्विड होगा आपका वो प्योर होगा, लिक्विड होगा जो वो प्योर होगा, और उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा लिक्विड जब प्योर होगा, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लो कि ये वाला पॉइंट ले लिया उसका, जिसका वेपर पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कर्व जब नीचे की तरफ आएगी तो वो इस तरह से आएगी, ठीक है, इस तरह से इसको काटेगी। और जहां पर ये कर्व कट जाएगी, जहां पे ये कर्व कट जाएगी, बस वही आपका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये तो है प्योर, जो प्योर सोलवेंट आप यूज कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, ये प्योर सोलवेंट है, ठीक है। प्योर सोलवेंट है, इसलिए मैंने इसको टी नोट एफ इसलिए मान लिया क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट की कर्व है, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसी जो आपने ये जो सोलवेंट लिया था, अब इस सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर, ठीक है। आप सोल्यूट ऐड करोगे, अब ये प्योर नहीं रहेगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो ये ज्यादा वाला वेपर प्रेशर था प्योर सोलवेंट का, लेकिन अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये देखो, ये कर्व यहाँ पर जाके कब मिली, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मिली, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो इसको मैं टी एफ मान लेती हूँ। तो स्टूडेंट, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसको कर सकते हो, सेम है जैसा हमने लास्ट टॉपिक किया था। तो जो ये डिफरेंस आया, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये डेल्टा टी एफ मैंने मान लिया, इसको डेल्टा टी एफ है, ठीक है। और जो टी नोट एफ है, ये तो प्योर स्टेट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ लिख देती हूँ। जो टी नोट एफ है वो प्योर, ठीक है, जो टी नोट एफ है वो क्या है, प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो टी एफ है वो किसके लिए है, जो टी एफ है आपका, वो किसके लिए है, इम्प्योर के लिए, ठीक है। जो आपने ये डाल दिया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो आपका सॉल्यूशन ही है ना इसमें सोल्यूट, और आपका जो डेल्टा ऑफ टी एफ क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, याद है ना, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, ये ज्यादा है ये कम है। तो हम पिछले वाला केस तो थोड़ा अपोजिट था, उसकी ये कर्व बाहर थी, ऐसे था वो, टी नोट बी यहाँ था और टी बी यहाँ था, इसलिए टी बी माइनस टी नोट बी किया था। इस केस में क्या करेंगे, टी नोट एफ माइनस टी एफ करेंगे। याद रखना, वो तो था एलिवेशन, कम हो रहा था, और ये क्या है, डिप्रेशन, बढ़ रहा है। तो देखो, डेल्टा ऑफ टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो स्टूडेंट, ये पिछले वाली बात हो गई जो पिछले वाले टॉपिक में थी, सेम टू सेम, ठीक है। और अब हम यही बात लिखेंगे कि डेल्टा टी एफ पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोल्यूट की वजह से तो चेंजेस आए, जब मैंने सोल्यूट ऐड किया तभी तो चेंजेस आए, उससे पहले तो कोई चेंज है ही नहीं था। और इस सोल्यूट को हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म ले लेंगे, जो हमने पिछली बार ली थी सेम मोलैलिटी, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। उसके बाद स्टूडेंट, आपको पता है क्या करना है, टी एफ यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे, यहाँ पर वहां पे के बी आया था, यहाँ पे के एफ आया, ठीक है। अब वो के बी क्या था, के बी याद है आपको, पिछले वाले टॉपिक में हमने किया था, के बी है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपका ब्रैकेट में, के एफ क्या है, साथ ही साथ नोट कर लो, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दिए हैं। मोलल डिप्रेशर
कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद क्या करना है तुम्हें पता है ना, मोलैलिटी की वैल्यू पुट करनी है और बस पिछले वाला सेम। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, मुझे पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइडेड बाई mm। इस बार मैंने नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m, तो इस m की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF W डिवाइडेड बाई mm W kg, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। तो अब kg है, इसको ग्राम में अगर आपने लिखना है तो आप क्या कहोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय mm इंटू W इन ग्राम। तो ये जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। तो सेम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी इसी का, तो वहां से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी सेकंड लास्ट वीडियो, उसके अंदर हम अगली प्रॉपर्टी करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।